हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 4 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था मैथ की एक ब्रांच होती है, इसे अलजेब्रा कहा जाता है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस बताई थी आपको। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, बेस्ड अपॉन डिग्री, लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और फिर मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपने जरूर देखा होगा। जो इस प्लेलिस्ट का मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। इस प्लेलिस्ट के थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 कराई थी। इसी प्लेलिस्ट के फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 कराई थी। और ये इस प्लेलिस्ट का फिफ्थ लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सपोज आ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ओके, एक प्लांट है जिसकी आपको हाइट बता रखी है। उसकी हाइट क्या है 1.75 फीट और वो हर मंथ कितना ग्रो करता है 0.5 फीट। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स। हाइट बतानी है आपको आफ्टर 7 मंथ्स, मतलब प्लांट की हाइट 7 महीने बाद कितनी हो जाएगी, पहला पार्ट। सेकंड में बोला जा रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। फिर आपको एक टेबल बनानी है। इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि पहले महीने में हाइट कितनी थी प्लांट की, सेकंड महीने के एंड में कितनी हो गई, थर्ड महीने के एंड में कितनी होगी, ऐसे 10th मंथ तक। तो देखिए फॉर 10 मंथ्स, 0 to 10 मंथ्स। फिर है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। फिर आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है जो एच और टी को रिलेट करे। टी क्या है टाइम इन मंथ और एच क्या है हाइट ऑफ प्लांट। और ये आपको बतानी है कि जो आपने एक्सप्रेशन बनाई ये लीनियर क्यों है, ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो पहले गिवन वाला पार्ट लेते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया है। गिवन में आपको दिया है इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, आपको प्लांट की हाइट कितनी दी है, आपको हाइट दी है 1.75 फीट। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते 1.75, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को 1 करके पढ़ना होता है, 1 by 1 पढ़ना होता है। तो 1.75 फीट। और रेट क्या दिया है ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो ग्रो रेट या ग्रोथ रेट आपको दिया है 0.5 फीट पर मंथ। एक मंथ में इतना हाइट बढ़ जाती है पौधे की। तो देखिए आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। 7 महीने के बाद, 7 महीने के एंड में उस पौधे की कितनी हाइट होगी। तो पहले हम निकालेंगे 7 महीने में उसकी हाइट बढ़ेगी कितनी, फिर जितनी हाइट पहले थी इनिशियल उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट इन 1 मंथ। एक मंथ में हाइट कितनी बढ़ रही है प्लांट की। तो देखिए 0.5 फीट ये गिवन है, 0.5 फीट बढ़ रही है प्लांट की हाइट एक महीने में। ठीक है, तो अब देखते हैं 7 महीने में कितनी बढ़ेगी। इंक्रीज इन हाइट, यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंट इन हाइट ऑफ प्लांट इन 7th मंथ, इन 7 मंथ्स। तो 7 मंथ में कितनी हाइट बढ़ेगी, एक मंथ की आपको हाइट पता है कितनी बढ़ रही है और 7 का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3.5 फीट। 3.5 फीट उसकी बढ़ जाएगी। ये इंक्रीज है, इंक्रीज इन हाइट ऑफ प्लांट इन 7 मंथ। यहाँ पर इंक्रीमेंट भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंट इन हाइट ऑफ प्लांट इन 7 मंथ। तो आपको 7 महीने में कितनी हाइट बढ़ी ये पता लग गया और आपको स्टार्टिंग में कितनी हाइट थी वो भी पता था, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। तो 7 महीने बाद कितनी हो जाएगी दोनों को जोड़ दो। तो देखिए पूछा गया था हाइट ऑफ प्लांट
हाइट हेंस हाइट ऑफ प्लांट फॉर हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स के एंड में, आफ्टर मतलब 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो इनिशियल हाइट कितनी है हमारी 1.75 फीट, और बड़ी कितनी हाइट है, इंक्रीज हाइट कितनी है 3.5। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे आप करोगे, ऐड पहला नंबर लिखा, दूसरा नंबर इस तरीके से लिखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, और ये हो गया 5215। तो 7 महीने के एंड में उस प्लांट की हाइट हो जाएगी 5.25 फीट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ तो आपको आसानी से समझ में आई होगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। और ये कहाँ तक करना है, 0 से 10th मंथ तक ऐसा करना है, ठीक है। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो ये बना रहा हूँ मैं टेबल, और इस टेबल में हमें हाइट बतानी है, प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, और कब से कब तक बतानी है, 0 से 10 मंथ तक बतानी है। तो देखिए ये हो गई टेबल। आप चाहो तो मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल बनाई है, आप चाहो तो वर्टिकल भी बना सकते हो, क्योंकि आपकी कॉपी वर्टिकल लिखने के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, पर बोर्ड हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टाइम इन मंथ, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। और यहाँ पर लिखने वाला है हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट या प्लांट तो पता ही है, हाइट इन फीट में कितनी हाइट हो रही है लिखने वाला है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से। तो देखिए अब 0 मंथ था, 0 मंथ मतलब स्टार्टिंग में, टाइम इन मंथ स्टार्टिंग वाला इनिशियल हाइट कितनी थी प्लांट की 1.75 फीट में ना भी लिखूँ तो भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर जो डेटा लिखा जाएगा वो फीट में ही होगा। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, अगले महीने 1 महीने बाद, अभी मैंने पौधे को देखा तब उसकी हाइट थी 1.75 फीट, उसके 1 महीने बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, क्योंकि हर महीने हाइट कितनी बढ़ रही है 0.5, तो इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड कैसे करोगे, 1.75 0.5, एक बार ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ऐड करते टाइम। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, कैरी गया 1, ये हो गया 2, तो हो जाएगा 2.25। फिर देखते हैं 2 महीने के एंड में पौधे की हाइट कितनी होगी, फिर से हर महीने कितनी हाइट बढ़ रही है 0.5 फीट, तो फिर इसमें 0.5 ऐड कर देना है। तो 2.25 प्लस 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 7, ये पॉइंट 2, तो यहाँ पर होने वाला है 7.25 और ये फीट में डेटा। फिर है तीसरे महीने के एंड में पौधे की हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखिए दूसरे महीने के एंड में इतनी थी और 1 महीने में पौधे की हाइट बढ़ रही है 0.5, तो इसमें 0.5 ऐड कर लीजिए, 2.75 प्लस 0.5। आप ऐसे ऐड मत करना कि 0.5 ऐसे लिख के ऐड कर रहे हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 12 का कैरी, ये गया 3, ये हो जाएगा 3.25। ऐसे ही देखते हैं 4 मंथ के एंड में उसकी हाइट कितनी होगी, उस प्लांट की हाइट कितनी होगी। तो इस बार क्या आपको ऐड करना है, 3 महीने के एंड में कितनी हाइट थी 3.25 फीट, और हर महीने में कितनी बढ़ रही है 0.5, तो इन्हें ऐड कर दीजिए, 4 महीने के एंड में हाइट आ जाएगी, और ये आ चुका है 3.75 फीट। फिर देखते हैं 5 मंथ के एंड में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, उस प्लांट की हाइट। तो 4 मंथ के एंड में इतनी थी 3.75, और हर मंथ कितनी बढ़ रही है, हर महीने 0.5, तो ऐड कर लीजिए 5, 12, 1 कैरी गया 4.25। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 6 मंथ के एंड में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मंथ के एंड में, तो फिर से 5th मंथ के एंड में तो आपको पता ही है हाइट, ये रही 5th मंथ के एंड में,
और हर मंथ कितनी हाइट बढ़ रही है, देखिए ग्रोथ रेट 0.5 फीट पर मंथ, तो अब इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 ये हो जाएगा 57.4 और आफ्टर 6 मंथ हाइट हो जाएगी प्लांट की 4.75 फीट। अब देखते हैं 7 महीने के एंड में हाइट कितनी हो जाएगी, 7 मंथ के एंड में। तो 6 मंथ के एंड में आपको हाइट पता है और हर महीने कितनी हाइट बढ़ रही है ये भी पता है, तो जोड़ दीजिए जो 6 मंथ के एंड में हाइट है प्लस जो हर महीने हाइट बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 521 गया कैरी 5.25 फीट। और आपको याद भी होगा, हमसे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि हाइट क्या थी। देखिए फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स के बाद हाइट कितनी आई थी, ये तो इंक्रीज था और ये इनिशियल था, जोड़ के आई थी 5.25। और देखिए यहाँ पर भी 5.25 आ रहा है, इसका मतलब टेबल सही चल रही है। अब देखते हैं 8 मंथ के एंड में हाइट कितनी हो जाएगी। इतनी हाइट तो थी कितने महीने के एंड में, 7 मंथ के एंड में, और हर मंथ कितना बढ़ रहा है 0.5, तो ये भी ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7.5 मतलब 5.75 फीट। एक बार मैं फ्रेम में देख लेता हूँ विजुअल है या नहीं, फिर मैं 2 मंथ और बचे हैं उनके लिए करता हूँ। हाँ ठीक है, अब 2 मंथ बचे हैं उसके लिए मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में आगे उसे बढ़ा सकते हो। अगर आप वर्टिकल बनाओगे तो एक ही बार में आ जाएगी, और अगर आपको भी हॉरिजॉन्टल बनाना है टेबल तो आपको थोड़ा छोटा हिस्सा लेना पड़ेगा ताकि ये वाला पार्ट यहाँ पर आप अरेंज कर सको। तो देखिए अब देखते हैं 9 मंथ के एंड में, 9 मंथ के एंड में, तो 8 मंथ के एंड में आपको हाइट पता हो, हर महीने कितने बढ़ रही है ये भी पता है, तो जोड़ दीजिए 5.75 पे 8 महीने के एंड में, और 1 महीने में बढ़ती है 0.5, तो 9 महीने के एंड में हो जाएगी 6.25 फीट। ऐसे ही 10 मंथ के एंड में क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 9 मंथ के एंड में कितनी है 6.25 और हर मंथ बढ़ती है 0.5, तो ये हो जाएगी 6.75 फीट। और ये वाला पोर्शन आपको वहाँ पर बनाना है, आप नोटबुक में इस तरीके से बनाना थोड़ा छोटा, ताकि यहाँ या फिर आप वर्टिकल टेबल बना लेना ताकि ये टेबल एक ही लगे, ऐसा ना लगे कि 2 टेबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, आपका समझ में आया होगा। अब देखते हैं ये फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट H and T and explain why it represent linear growth। तो आपसे बोल रहा है आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है जो H और T को रिलेट करेगी, और फिर ये भी बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट करती है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट। तो देखिए अब हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इस एक्सरसाइज में बस 4 ही क्वेश्चन है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच क्या था हाइट ऑफ प्लांट, एंड टी कितने टाइम बाद, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। ओके, तो देखते हैं टी टाइम के लिए। तो आपको पता है ग्रोथ रेट क्या है 0.5 फीट पर मंथ। तो मैं पूछना चाहता हूँ इंक्रीमेंट ऑफ हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी मंथ। मैं पूछना चाहता हूँ टी मंथ के एंड में प्लांट की हाइट कितनी बढ़ चुकी होगी, इंक्रीमेंट। तो अगर 1 महीने में 0.5 बढ़ रही है तो 2 महीने में 0.5 इंटू 2, 3 महीने में 0.5 इंटू 3, 4 महीने में 4 मंथ में तो 0.5 इंटू 4। ऐसे मैं अगर टी मंथ में पूछूं तो इसका आंसर होगा 0.5 इंटू टी। और सिंप्लिसिटी के लिए मैथ में अगर एक कांस्टेंट हो एक वेरिएबल हो तो ऐसे लिख देते हैं 0.5 टी, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ये सिंप्लिसिटी के लिए लिखा जाता है। तो आपको टी महीने के एंड में पता लग गया कि हाइट कितनी बड़ी है, और आपको इनिशियल हाइट भी पता थी। इनिशियल हाइट क्या थी, इनिशियल हाइट थी 1.75। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट थी 1.75 फीट। तो मान लेते हैं टी मंथ के एंड में प्लांट की हाइट हो जाएगी h, कुछ ना कुछ तो होगी। जैसे देखिए 1 मंथ के एंड में इतनी हाइट है, 2 मंथ के एंड में इतनी हाइट है, 3 मंथ के एंड में इतनी हाइट है, 4 मंथ के एंड में इतनी हाइट है। अब अगर आप मुझे फिक्स बता दो कि 20 मंथ के एंड में कितनी होगी, 40 मंथ के एंड में कितनी होगी, तो मैं निकाल सकता हूँ। यही 0.55 जोड़ना पड़ेगा बार बार, पर हमें तो ये पूछा जा रहा है कि टी मंथ के एंड में कितनी होगी।
तो टी तो आपको पता ही नहीं है, टी तो एक वेरिएबल है, तो प्लांट की कुछ भी हाइट तो होगी, उस नंबर को, उस हाइट को मैं मान रहा हूँ h। लेट हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी मंथ्स के एंड में मैंने प्लांट की जो हाइट है उसे मान लिया है h। तो बताओ h कैसे निकालोगे आप? इनिशियल हाइट कितनी थी? 1.75, और टी महीने में हाइट बढ़ी कितनी? टी महीने में हाइट कितनी बढ़ी है? 0.5 टी। तो ये बन गई एक्सप्रेशन, ये आपकी एक्सप्रेशन है। आपसे बोला गया था कि एक्सप्रेशन बनाना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेशन रिलेटिंग h एंड t। ये एक्सप्रेशन h और t को रिलेट कर रही है, आप देख सकते हो। देखिए मैंने t मंथ के एंड में प्लांट की हाइट जो भी होगी उसे h माना है। तो बताइए पहले हाइट कितनी थी? 1.75, और t महीने में बढ़ कितनी जाएगी? क्योंकि एक महीने में 0.5 बढ़ रही है, तो t महीने में बढ़ जाएगी 0.5 इंटू टी। तो ये बढ़ी हुई हाइट है t मंथ में, और ये स्टार्टिंग हाइट है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो t मंथ के एंड की हाइट आ जाएगी। और इस फॉर्मूले से आप कोई भी इनमें से इस एक्सप्रेशन का यूज करके इनमें से किसी भी महीने के एंड में प्लांट की हाइट निकाल सकते हो। जैसे दिखलाता हूँ, मान लो आप जानना चाहते हो कि 5 महीने के एंड में प्लांट की हाइट कितनी होगी, तो देखिए टी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? टी की जगह पुट करना पड़ेगा 5, क्योंकि टी मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप 5 महीने के एंड में निकालना चाह रहे हो। तो 1.75 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2.5। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, देखिए 1.75 2.5, ये हो जाएगा 5, 2 1 गया कैरी, और ये हो जाएगा 4। तो ये ऐड करके आ जाएगा 4.25। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है। तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन गया है, रफली मैं कह रहा हूँ एक फॉर्मूला बन गया है, एक एक्सप्रेशन है, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं रफली केस में, कि आप किसी भी महीने के एंड में प्लांट की हाइट कितनी होगी ये आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। पर ये बहुत बड़ी वैल्यू के लिए सही नहीं है, क्योंकि प्लांट की एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक तो बढ़ता है, पर जैसे ही वो अपनी मैच्योरिटी को हिट करता है उसके बाद हर महीने उसकी हाइट बढ़ने की ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। एक बार फिर से, आपको नहीं पता कि टी महीने के एंड में क्या होने वाला है, तो देखिए आप इनिशियल हाइट कितनी थी? 1.75, और अगर हर महीने 0.5 फीट बढ़ रही है तो टी महीने के एंड में बढ़ेगी 0.5 इंटू टी। जैसे 4 महीने के एंड में बढ़ेगी 0.5 इंटू 4, 5 महीने के एंड में बढ़ेगी 0.5 इंटू 5, क्योंकि हर महीने 0.5 बढ़ रही है, तो टी महीने के एंड में हो जाएगी 0.5 इंटू टी। तो ये टी महीने में बढ़ी हुई हाइट है और ये स्टार्टिंग हाइट है, इनिशियल हाइट है। तो अगर मैं दोनों हाइटों को जोड़ दूँ, जो पहले थी इनिशियल हाइट और जो टी महीने में बढ़ी, तो टी महीने बाद की हाइट मिल जाएगी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी मंथ इक्वल टू एच। उसके बाद ये पूछा जा रहा है वाइड्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखिए इसे हटा देता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट इज कांस्टेंट। रेट आप लिखोगे h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। इसका कारण क्या है? बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट इज कांस्टेंट। जिस हाइट से प्लांट बढ़ रहा है वो जो इंक्रीज होने का रेट है हाइट का वो कांस्टेंट है। हर महीने हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है? 0.5 फीट। और अगर हर महीने बराबर इंक्रीमेंट हो या बराबर डिक्रीमेंट हो तब उसे लीनियर ग्रोथ कहा जाता है। तो मैंने लिखा है h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, जिस रेट से हाइट इंक्रीज हो रही है इज कांस्टेंट। वो रेट क्या है? कांस्टेंट है। वो रेट क्या है? 0.5 फीट पर मंथ। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तब जाके इसे लीनियर ग्रोथ नहीं कहेंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब है बराबर टाइम में बराबर ग्रोथ हो, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है या रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो कांस्टेंट हो। यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट
पर मंथ जो इंक्रीमेंट आ रहा है हाइट में वो कितना है 0.5 फीट। ये कांस्टेंट नंबर है, ये महीने पे डिपेंड नहीं कर रहा कि दूसरे महीने पे तीसरे महीने पे अलग अलग ग्रोथ आ रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो हर महीने ग्रोथ इक्वली इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी ही एक्सप्रेशन को कहा जाता है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ या लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर यहाँ पर बोला गया था H इक्वल टू रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट इज कॉन्स्टेंट। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे अगर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार आप लेक्चर देख चुके हो, आपको समझ में आ गया, तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके लिए चाहिए कि आप एक ब्लैंक पेपर निकालो, उस पर क्वेश्चन लिखो और फिर खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ पर तो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, देख के समझना आसान होता है पर खुद करना मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेप मैंने यूज करा, आपको स्टेप पता लग जाता है कि हाँ ठीक है ये स्टेप इसलिए यूज किया गया। पर पेपर में आप करोगे या खाली बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कई बार जो चीज़ें हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं औरों को सोचते हुए और हमें ऐसा लगता है कि तो बहुत आसान है, पर हम खुद नहीं सोच पाते वो चीज़। जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने अभी आपके सामने लिखी थी h बराबर 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, ये एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से नहीं बनेगी। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट रहे हो, मीडियोकर स्टूडेंट रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मानना ही पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अब मोबाइल फ़ोन इज बॉट, मोबाइल फ़ोन खरीदा गया है फॉर 10,000 का खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 रुपीज़ एवरी ईयर। हर साल मोबाइल की वैल्यू 800 रुपये कम हो रही है। रियलिटी से अलग है क्वेश्चन, पर जो क्वेश्चन में है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। मोबाइल की वैल्यू हर साल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इन्होंने तो सिर्फ 800 रुपये करा है। और लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। आपको 3 साल के एंड में फ़ोन की वैल्यू बतानी है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी, वैल्यू ऑफ फोन को वी से रिप्रेजेंट करना है। डेप्रीशिएट विद टाइम। डेप्रीसिएशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, वो समय के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती है और इसी को कहते हैं डेप्रीसिएशन। तो आपको बताना है, एक टेबल बनानी है जो टेबल बताएगी कि 0 से मतलब अभी फ़ोन खरीदा और 8 ईयर मतलब 8 साल बाद और इसके बीच में भी पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल फ़ोन की वैल्यू क्या रही है। क्योंकि हर साल 800 रुपये डिक्रीज हो रही है, तो आप 800 घटाते रहोगे। अभी फ़ोन खरीदा अभी तो 10,000 ही है इसकी वैल्यू, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 800 मतलब 9,200। फिर अगली साल कितनी हो जाएगी, फिर से आपको 800 रुपये घटाना है। ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मोबाइल की वैल्यू बहुत तेज़ी से घटती है, पर इसमें दिया है तो हम इसी का इस्तेमाल करके ये सवाल करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल, आपको मोबाइल की इनिशियल वैल्यू दी है 10,000 रुपीज़, ओके। और वैल्यू डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग रेट आपको दिया है 800 रुपीज़ पर ईयर। 1 साल में 800 रुपये कम हो रहे हैं, उस फ़ोन की वैल्यू 800 रुपये जितनी कम हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद फ़ोन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हर साल 800 रुपये कम हो रहे हैं, तो पहले मैं निकालूंगा 3 साल में कितनी वैल्यू कम हो जाएगी मेरे मोबाइल की इन टर्म ऑफ मनी, उसके बाद वो अमाउंट घटा लूँगा 10,000 में से। तो देखिए डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मोबाइल, डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद में मोबाइल की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी। 1 साल में कितनी हो रही है 800, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी 800 गुना 3 2400, 2400 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 3 साल में। तो अब फ़ोन की वैल्यू क्या हो रहा है बच्ची, वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 ईयर्स।
तो इनिशियल वैल्यू क्या थी 10,000 और 3 साल में घट कितनी गई 2,400। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10,000 में से 2,000 गया 8,000 बचा और 8,000 में से 400 चला गया तो 7,600। तो ये वैल्यू बची है हमारी 7,600 रुपीज़, 7,600 रुपीज़। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है मेक अ टेबल फॉर वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। ओके, आपको टेबल बनानी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, जिसमें आपको 1 साल भी नहीं हुई अब फ़ोन का प्राइस क्या है, 8 साल के बीच में किस किस साल में फ़ोन का वैल्यू क्या क्या रह गई ये आपको बतानी है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम, आपको ये शो करना है उस टेबल में। ठीक है, बना लेते हैं एक टेबल। आप चाहो टेबल वर्टिकल भी बना सकते हो आपकी नोटबुक के हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे। ये टेबल ऊपर लिखते हैं टाइम, और इस बार टाइम किस में है, टाइम ईयर में, इस बार टाइम इस बार ईयर में है। तो टाइम 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 इन ईयर, टाइम इन ईयर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे टी से। और वैल्यू ऑफ मोबाइल, वैल्यू ऑफ मोबाइल, मोबाइल की वैल्यू जो रह जाएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो देखिए 1 साल भी नहीं हुई अभी मोबाइल की वैल्यू कितनी है, टाइम इन ईयर, और एक टाइम इन ईयर है 0, मतलब अभी अभी मोबाइल खरीदा है तो मोबाइल की वैल्यू घटी ही नहीं है, डिक्रीज ही नहीं हुई, डेप्रिसिएट ही नहीं हुई, क्योंकि डेप्रिसिएट होती है 1 साल में कितना 800 रुपीज़, 800 रुपीज़। तो अभी तो इसकी वैल्यू 10,000 ही रहेगी। और ये जो वैल्यू है इन रुपीज़, ये रुपीज़ में वैल्यू। अब देखते हैं 1 साल के एंड में, तो टाइम इन ईयर 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में, एट एंड में नहीं छोड़िए। अब बताइए 1 ईयर के एंड में, 1 ईयर के एंड में उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, 1 साल में डिक्रीज होती है 800, तो 800 कम कर लीजिए 9,200। उसके बाद 2 साल के एंड में मोबाइल की क्या वैल्यू रह जाएगी, फिर से 800 कम कर लीजिए, तो आप 800 कम करेंगे तो क्या आएगा 0074 0084। ओके, फिर देखते हैं थर्ड ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो फिर से 800 रुपये कम कर लीजिए, तो क्या नंबर आने वाला है 0076। फिर देखते हैं 4 ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू क्या रह जाएगी, क्योंकि हर साल कितनी डिक्रीज हो रही है 800, तो इसमें से 800 हटा लीजिए 6800। फिर देखते हैं 5 ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो ये हो जाएगी 6,000 रुपीज़। देखते हैं 6 ईयर के एंड में मोबाइल की क्या वैल्यू रह जाएगी, तो फिर से 800 कम कर लीजिए 5,200। फिर देखते हैं 7 ईयर के एंड में मोबाइल की क्या वैल्यू रह जाएगी, तो फिर से 800 कम कर लीजिए, तो ये आएगा 4,400। फिर देखते हैं 8 लास्ट जो इस टेबल का मंथ है, उस लास्ट जो इस टेबल की ईयर है उसके एंड में मोबाइल की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो फिर से आपको कम करना है 800, तो आ जाएगा 3600। मतलब 8 साल, अगर आप कोई फ़ोन 10,000 का खरीदते हो तो 8 साल के एंड में उस मोबाइल की वैल्यू रह जाएगी 3,600 रुपीज़। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेट, क्योंकि एक्चुअल में मोबाइल की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है, और 8 साल के एंड में तो कोई मोबाइल क्या ही चल रहा होगा कि उसकी कोई वैल्यू रही होगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसा होता है कि मोबाइल लॉन्च होते ही जैसे ही उसका नया मॉडल आता है उसकी वैल्यू आधी के आसपास हो जाती है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है, आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलेट नहीं करना कि अच्छा तो मेरे मोबाइल की इतनी वैल्यू है तो इतने का बिक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर डिके। डिके मतलब कम होना, तो आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनाई थी। वो एक्सप्रेशन किस में होने वाली है, वी और टी में। और अगर वो एक्सप्रेशन बन जाए तो आपको ये बताना है कि वो लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले देखिए, आपको पता है कि डिक्रीमेंट इन वैल्यू कितना आ रहा है, डिक्रीमेंट
डिक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, ओके, डिक्रीजमेंट इन वैल्यू ऑफ मोबाइल इन 1 ईयर। 1 ईयर में मोबाइल की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है? 1 ईयर में मोबाइल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 रुपीज़। तो हम देखते हैं टी ईयर में कितनी डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज, यहाँ पर भी डिक्रीज अच्छा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मोबाइल इन टी ईयर। टी ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिक्रीज? अगर 1 साल में 800 रुपये हो रही है तो 2 साल में 800 गुना 2, 3 साल में 800 गुना 3, 800 इंटू 3। 4 ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी? कितनी हो जाएगी नहीं पूछ रहा, कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 800 इंटू 4। 5 ईयर के एंड में कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 800 इंटू 5। ऐसे अगर मैं पूछूँ टी ईयर के एंड में कितनी डिक्रीज हो जाएगी तो 800 इंटू टी, और जिसको सिंप्लिसिटी के लिए 800 टी लिखते हैं। तो यह टी ईयर के एंड में जो वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो देखते हैं फिर वैल्यू बची कितनी। पहले मान लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर टी ईयर्स। टी ईयर के एंड में जो मोबाइल की वैल्यू बचेगी, क्योंकि देखिए हमें टी नहीं पता, 3 साल के एंड में इतनी है, 4 साल के एंड में इतनी है मोबाइल की वैल्यू, 5 साल के एंड में इतनी है, 6 साल के एंड में इतनी है। तो अगर आपको ईयर को एग्जैक्टली बताए तो आप वो वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर अगर ईयर नहीं पता आपको तो आपको एक्चुअल में वो वैल्यू भी नहीं पता होगी कि कितनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ मोबाइल की वैल्यू कितनी है उस साल के एंड में, तो आप कहोगे कौन सी साल के एंड में, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट ईयर ना बताऊँगी किस ईयर के एंड में। तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर टी ईयर को मान लिया आपने वी। अब देखिए अगर अब मैं पूछता हूँ कि वी की वैल्यू क्या होगी, टी ईयर के एंड में मोबाइल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वी क्या है? वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर टी ईयर, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ वी की वैल्यू क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग प्राइस क्या था मोबाइल का? 10,000 माइनस, और टी ईयर में खत्म कितना हो गई वैल्यू? 800 टी। तो बची हुई वैल्यू ये रही। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10,000, और टी ईयर में वैल्यू कम कितनी हुई? 800 टी। तो एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है 10,000 माइनस 800 टी। यहाँ पर आप टी की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आंसर सही है या नहीं। पहले इनमें से कुछ पुट करके देखते हैं। तो देखते हैं 5 साल के एंड में मोबाइल की वैल्यू कितनी बचेगी इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके। वैसे हमें पता है कितनी बचनी चाहिए, 6,000। तो देखते हैं अगर मैं यहाँ पर 5 पुट कर सकता हूँ टी की जगह, क्योंकि 5 साल के एंड में मुझे निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 4,000, और देखिए 6,000 टी बच रही है वैल्यू, जो कि आपको टेबल से भी दिख रही थी। तो ये रहा 5 ईयर के एंड में 6,000 वैल्यू बची है मोबाइल की। ये देखिए यहाँ पर 5 रखा है टी की जगह, तो 6,000 टी आई। उसके बाद बोला जा रहा था कि एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट अ लीनियर डिके। ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डिके मतलब कम होना, और लीनियर मतलब एक फिक्स रेट से कम होना। तो जैसे मैंने उसमें लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट एक कुछ पोर्शन तो मैंने यहाँ पर करा है थर्ड पार्ट, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप कहोगे हाँ, रेट ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मोबाइल इज कांस्टेंट। रेट ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मोबाइल इज कांस्टेंट, देयरफॉर जो इसकी एक्सप्रेशन बनी है, क्या है वो एक्सप्रेशन? ये रही v इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। इसलिए लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे बैठा के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा था इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। ओके, एक गांव की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? स्टार्ट में कितनी पॉपुलेशन थी? 750।
स्टार्ट मतलब तब से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तब से जिसने सवाल बनाया उस ऑब्जर्व ने स्टार्ट करा, तब कितनी थी 750। एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। पास के ही शहर से 50 लोग हर साल इस गांव में आके शिफ्ट हो जाते हैं, इस गांव में आते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। पहला पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के एंड में गांव की पॉपुलेशन क्या होगी, आसानी से निकाल लोगे। आपको पता है एक साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है गांव की, विलेज की पॉपुलेशन एक साल में कितनी बढ़ रही है, 50। किस वजह से, क्योंकि नियर बाय सिटी से कुछ लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं। हम यहाँ पर बर्थ रेट को नहीं देख रहे इस सवाल में, क्योंकि बर्थ रेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो नेग्लिजिबल है। ऐसे समझ लीजिए कि जितनी बर्थ रेट है उतनी डेथ रेट है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, पर इस सवाल के लिए आप समझ सकते हो, क्योंकि हम तो इस सवाल को कर रहे हैं तो हमें बर्थ रेट दिया नहीं है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी तो अपने बच्चों को पैदा करेगी, तो उस तरीके से पॉपुलेशन और बढ़नी चाहिए। बस इतना लिखा है कि एक गांव की पॉपुलेशन 750 है और पासी के सिटी से, पासी के शहर से लोग आते हैं, इस गांव में रहते हैं और एक साल में 50 लोग आते हैं। लिखा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज। ठीक है, सिटी से मूव कर जाते हैं विलेज में। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो अगर एक साल में 50 लोग आ रहे हैं तो 6 साल में कितने लोग आएंगे, 50 गुना 6, 300। और पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 तो पॉपुलेशन थी और प्लस में 300 तो 1050 पॉपुलेशन हो जाएगी 6 साल के एंड में। ध्यान रखना इस सवाल में हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर है, ताकि सवाल बदले ना। ऐसा बोला नहीं जा रहा, पर ऐसे मानोगे तब जाके ये सवाल आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप ये सोचने लगे कि अरे बर्थ रेट भी तो होगा, क्या बच्चे जन्म नहीं लेंगे, तो उसके हिसाब से आप गलत जवाब दे दोगे। आप सोचोगे डेथ भी तो होगा, तो बर्थ रेट डेथ रेट बराबर है, तो जितने लोग मर रहे हैं एक साल में उतने लोग पैदा हो रहे हैं। तो एक्चुअल में गाँव की अपने आप में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, बाहर की जो लोग माइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो इमिग्रेंट है उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बर्थ रेट ज़्यादा होता है डेथ रेट से। यही कारण है हमारी पॉपुलेशन 800 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो कि 1800 से पहले हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन भी नहीं थी। मतलब 1800 साल और उससे पहले भी मानव जाति थी, उतनी 1800 साल से ज़्यादा टाइम में 1 बिलियन नहीं हुई। और अभी ये 200-250 साल में हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुँच चुकी है। इससे बात साफ पता लगता है कि बर्थ रेट ज़्यादा होता है डेथ रेट से। तो देखिए, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो पहले गिवन वाला पार्ट लिखते थे। गिवन में आपको दिया है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। आपको विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दी है, 750%, 750 पीपल रहते हैं। ठीक है, और ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ विलेज पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 50 पीपल पर ईयर। हर साल 50 लोग गाँव में मूव कर जाते हैं। और ये जो ग्रोथ रेट है ना, बर्थ रेट नहीं है, ये ग्रोथ रेट माइग्रेशन वाला है। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, इससे भी एक देश की पॉपुलेशन बढ़ या घट सकती है। वही सेम चीज़ गाँव के लिए भी हो सकती है। तो ग्रोथ रेट ऑफ विलेज पॉपुलेशन इतनी है एक साल में। तो फर्स्ट पार्ट तो देखते हैं 6 साल में कितनी ग्रोथ होगी। तो नंबर ऑफ पीपल मूव इन विलेज इन 1 ईयर। एक साल में कितने लोग विलेज में मूव कर रहे हैं, इसका जवाब है 50। तो देखते हैं 6 साल में कितने मूव करेंगे। नंबर ऑफ पीपल मूव इन विलेज इन 6 ईयर्स। तो 6 ईयर में कितने मूव करने वाले हैं। अगर एक साल में 50 तो 2 साल में 50 गुना 200, 50 गुना 2 करोगे ये 100 आएगा। ऐसे मैं बोलूँ 3 साल में तो 50 गुना 3 150 150। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ पीपल मूव इन विलेज इन 6 ईयर तो वो आने वाला है 50 × 6, जो आ जाएगा 300 पीपल। पहले 6 × 5 करा 30 और फिर 0 लगा दिया। तो कितने लोग मूव कर रहे हैं गाँव में 6 साल में, 300 लोग।
तो बताइए नाउ पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी थी? 750, और बड़े कितने हैं लोग 6 साल में? 300। तो याद आएगा 1050 पीपल। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ओके, पॉपुलेशन को पी से डिनोट किया गया है और ईयर को, टाइम को, जो टाइम ईयर में है 0 to 10 ईयर, वो टी से डिनोट किया गया है। तो आपको एक टेबल बनानी है जो बताएगी कि किस ईयर के एंड में विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी। तो ओके, तो टेबल बनाते हैं सेकंड पार्ट में। टेबल, तो ये टेबल आप चाहो तो अपनी नोटबुक में बना सकते हो वर्टिकली मतलब इस तरीके से टेबल बनेगी। आपकी नोटबुक के हिसाब से वर्टिकली टेबल ज़्यादा सूटेबल है। मेरे बोर्ड की विड्थ ज़्यादा है तो मैं हॉरिजॉन्टल टेबल बना रहा हूँ। तो ये आपकी टेबल बन गई। इसमें 2 रो बनाने वाले हैं। एक रो में होगा टाइम, एक रो में होगा पॉपुलेशन। तो टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर्स, और हम टाइम को इससे डिनोट कर रहे हैं टी से। और पॉपुलेशन ऑफ विलेज, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं पी से। तो देखते हैं। तो जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी गांव की, विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन तुम्हें पता है 750। उसके बाद 1 साल के बाद तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? क्योंकि हर साल 50 लोग मूव कर रहे हैं गाँव की तरफ, तो 50 ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 750 + 50, ये हो गया 800। तो 800 पॉपुलेशन हो जाएगी 1 साल के बाद, 1 साल के एंड में। 2 साल के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? तो देखिए फिर से 50 लोग आ जाएंगे, क्योंकि हर साल एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज। तो फिर से इसमें 50 ऐड कर लीजिए। ये पॉपुलेशन क्या थी? 1 साल के एंड में जो हो गई थी गाँव की। और 2 साल के एंड में कितनी हो जाएगी? क्योंकि 1 साल में टोटल 50 लोग आए, कभी भी आ सकते हैं 1 साल के दौरान किसी भी महीने में, पर टोटल 50 लोग आए। तो ये हो जाएगी 850। अब मैं डायरेक्ट 50 ऐड कर दूंगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो 3 साल के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी विलेज की? 900 पर्सन, क्योंकि फिर से 50 बढ़ जाएगा। 4 साल के एंड में 950 पर्सन, 5 साल के एंड में 1000 पर्सन, 6 साल के एंड में फिर से 50 बढ़ जाएंगे 1050 पर्सन। और देखिए 6 साल के एंड में यही आई थी पॉपुलेशन। उसके बाद 7 साल के एंड में फिर से 50 बढ़ा दीजिए 1100 पर्सन। 8 साल के एंड में 1150 पर्सन। 9 ईयर के एंड में 1200 पर्सन। और 10 ईयर के एंड में 1250 पर्सन। तो 10 साल के एंड में विलेज की पॉपुलेशन होने वाली है 1250 पर्सन। ऐसा क्यों हो रहा है? विलेज की पॉपुलेशन इतनी क्यों हो रही है? विलेज की पॉपुलेशन इतनी हो रही है क्योंकि हर 1 साल में 50 लोग पास की सिटी से उस विलेज में आ जाते हैं। तो देखिए एक तरीका और है, आप कैसे चेक करोगे आपकी टेबल सही बनी है? आपको पता है 1 साल में कितने बढ़ रहे हैं? 50। तो फिर 10 साल में कितने बढ़ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए 500। और एक्चुअल में कितने थे इनिशियली? 750। और इन्हें ऐड करोगे तो आएगा 1250, मतलब 1250। तो टेबल तो सही बनी है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आपको पहले तो कनेक्ट करना है। किसको कनेक्ट करना है? पी मतलब पॉपुलेशन, और टी क्या है? पी मतलब तो पॉपुलेशन, टी टाइम। पहले आपको इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेशन लिखनी है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। वो लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? तो चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो आपको पता है कि हर साल कितने लोग आ रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल मूव इन विलेज इन 1 ईयर। नंबर ऑफ पीपल मूव इन
विलेज, मूव इन विलेज इन 1 ईयर। एक ईयर में कितने लोग आ रहे हैं? 50 लोग। तो बताइए कि टी ईयर में कितने आएंगे? अगर मैं बोलूँ 2 ईयर में तो 50 गुना 2, 3 ईयर में 50 गुना 3, 4 ईयर में 50 गुना 4, 4 ईयर में 50 इंटू 4, और 8 ईयर में 50 इंटू 8, 10 ईयर में 50 इंटू 10, क्योंकि हर ईयर में 50 लोग मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं, नंबर ऑफ पीपल मूव इन विलेज इन टी ईयर्स, टी ईयर्स में कितने लोग मूव करेंगे? तो 50 इंटू टी, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए 50t लिखते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन आपको पता ही थी, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितनी थी? 750 पीपल। मान लेते हैं कि टी ईयर के एंड में कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगी विलेज की, हमें वो नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता टी ईयर मतलब कौन सी ईयर। 6 ईयर के एंड में इतनी पॉपुलेशन है, 7 ईयर के एंड में इतनी है, 8 ईयर के एंड में इतनी है। तो हमें एक्चुअल में ये नहीं पता ना किस ईयर के एंड में पूछ रहा है। तो हमें अगर यही नहीं पता किस ईयर के एंड में पूछ रहा है पॉपुलेशन, तो हमें ये भी नहीं पता होगी एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या होगी, तो पॉपुलेशन को वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो लेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर्स, टी ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको मैं पी मान रहा हूँ। तो अब देखिए पी होगी कितनी, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन कितनी थी? 750 पीपल प्लस, अगर मैं बोलता हूँ टी ईयर के एंड में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो जितनी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी प्लस टी ईयर में बड़ी कितनी पॉपुलेशन है, और टी ईयर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है? 50t। तो यहाँ पर लिख दिया 50t। तो ये आपकी बन चुकी है एक्सप्रेशन, जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा था। ये रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन, तो ये रही एक्सप्रेशन। पी इंक्रीज एक्सप्रेशन क्या करनी चाहिए? रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट इज लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्सप्रेशन रिलेटिंग पी एंड टी। अब आपसे बोला जा रहा है लीनियर ग्रोथ क्यों है, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रीजन दिया था वैसा ही दे देंगे। बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर इट इज लीनियर ग्रोथ। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग आंसर देने वाला हूँ। इसके बाद आप अपनी नोटबुक में जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उसके नीचे लिखोगे। तो आप लिखोगे बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या है हमारी? p इक्वल टू 750 प्लस 50t रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। एक और रीजन है, देखिए ये जो मैंने आपको पोलिनोमियल वाला लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आप देख सकते हो लीनियर पोलिनोमियल है, और लीनियर पोलिनोमियल लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कारण, क्योंकि आप देख रहे हो जो हर साल इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, वो कितनी हो रही है? 50। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है? 50। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ डिक्रीजिंग कांस्टेंट हो जाए, तो उसकी जो एक्सप्रेशन बनती है वो लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो लीनियर ग्रोथ। तो मैंने लिखा है बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कांस्टेंट। तुम देख सकते हो किस रेट से इंक्रीज हो रही है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, हर बार 50 इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर p की जो आपको वैल्यू है, ये जो दी गई ये एक्सप्रेशन इसी सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती है, और ये सिनेरियो में पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करती है लीनियर ग्रोथ को, रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है वो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। ओके, एक रिचार्ज प्लान है जिसके लिए चार्ज करती है टेलीकॉम कंपनी 600 रुपीज। ऑब्वियस बात है अपने कस्टमरों से चार्ज करती होगी। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूसेड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। अगर आपने एक बार रिचार्ज करा लिया तो रिचार्ज का बैलेंस कम हो रहा है हर दिन 15 रुपये।
क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर यूज कर रहा है, उसमें टॉक टाइम हो सकता है, एसएमएस हो सकते हैं और इंटरनेट हो सकता है। तो अगर वो यूज करेगा तो उसकी वैल्यू भी कम होगी। चार्ज भी कर सकती है कंपनी, तो कितना चार्ज कर रही है टेलीकॉम कंपनी? 15 रुपये हर दिन के लिए। और प्लान कौन सा है? 600 रुपीज़ का प्लान है। तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस। आपको कैसे एक्सप्रेशन लिखनी है जो रिमेनिंग बैलेंस बता के दे। बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्स डेज के बाद में कितना बैलेंस बचा है ये आपको बता के दे। आपको एक ऐसी एक्सप्रेशन डिजाइन करनी है। फिर कह रहा है क्या वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको ये बताना है। तो लीनियर ग्रोथ तो नहीं, पर लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। एक बार मैं चेक करता हूँ लीनियर डिके है या लीनियर ग्रोथ है। और उसके बाद आपसे कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। और मेक अ टेबल, फिर आपको टेबल बनानी है जिसमें एक्स वेरी कर द टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम। तो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे 10 दिन तक कितना बैलेंस बचा है ये आपको बताना है। तो मैं एक लास्ट एक वर्ड चेक कर लूँ, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू, ठीक है, रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। ओके, यहाँ पर लिखा है लीनियर डिके, क्योंकि मैंने भी सोचा क्योंकि चीज़ कम हो रही है तो ग्रोथ तो हो नहीं सकती। लीनियर डिके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। पार्ट 1 में कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस। ओके, तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन में आपको क्या क्या दिया है। तो गिवन में आपको दिया है कंपनी चार्जेस। ओके, चार्जेस फॉर सर्टेन रिचार्ज। चार्जेस फॉर सर्टेन रिचार्ज आपको दिया है 600 रुपीज़। कोई रिचार्ज प्लान 600 का है और बैलेंस रिड्यूस बाय 50 रुपीज़ ईच डे। तो रिड्यूसिंग रेट या बैलेंस रिड्यूस पर डे, बैलेंस रिड्यूस पर डे आपको दिया है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ एक दिन में कम हो रहा है। तो आपको बताना है एक्स दिन के एंड में कितना बैलेंस बचा। तो देखिए अगर एक दिन में रिड्यूस पर डे इतना है, अगर एक दिन में 15 रुपये रिड्यूस हो रहे हैं बैलेंस में से, तो 2 दिन में 15 गुना 2 मतलब 30, 3 दिन में 15 गुना 3 मतलब 45 45, 4 दिन में 15 गुना 4 मतलब 60 मतलब 60। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस रिड्यूस्ड आफ्टर एक्स डेज, क्योंकि इस बार टाइम को एक्स डेज में लेना है, तो एक्स डेज। तो बताइए बैलेंस रिड्यूस आफ्टर एक्स डेज के बाद बैलेंस कितना रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 15 हो रहा है तो एक्स दिनों में कितना हो जाएगा 15x। तो बताइए रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा। रिमेनिंग बैलेंस क्या होगा। बैलेंस था क्या आपके पास एक सर्टेन रिचार्ज प्लान में 600 और x दिन में कम कितना हो गया 15x। तो बताइए रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x डेज वो क्या आया है, वो आया है 600 माइनस 15x और ये सारा का सारा अमाउंट रुपीस में है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था कि एक्सप्रेशन बनानी है जो बताएगी रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, और तो वो ये री एक्सप्रेशन और इसको उसने बी ऑफ एक्स मानने के लिए कहा है। देखिए राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स। रिमेनिंग बैलेंस को क्या मानने के लिए कहा है बी ऑफ एक्स। इसका मतलब बी ऑफ एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15x रुपीज़। इससे आप निकाल सकते हो कि कितने भी दिन के एंड में कितना बैलेंस बचा है। जैसे मान लो मैं निकालना चाहता हूँ एक दिन के एंड में कितना बैलेंस बचा है, तो एक दिन में 15 कम हो रहा है, तो एक तरीका है 600 में से 15 माइनस कर दीजिए। 600 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा 585। और यहाँ पर भी अगर तुम 1 रखोगे तो 15 इंटू 115 बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर से 585 ही आ रहा है। अगर आप 2 दिन का निकालना चाहते हो तो एक दिन में 15 कम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना कम होगा 15 गुना 2 मतलब 30। और अब 30 600 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 600 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा 570।
और अब यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये भी 30 और फिर से 570, तो एक्सप्रेशन सही है और ये आपकी एक्सप्रेशन बन चुकी है। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ, इसमें ये भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? तो फिर से वही चीज़, बिकॉज जो हम बार बार लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिक्रीजिंग बैलेंस इज कांस्टेंट। रेट ऑफ डिक्रीजिंग बैलेंस क्या है? कांस्टेंट। जिस रेट से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है। अब वो रेट क्या है? 15 रुपीज़। तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग बैलेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर अब ये जो सिनेरियो है इसमें जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, जिस रेट से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो रेट क्या है? 15। और इसी सिनेरियो को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है मैथमेटिकली। तो इसका मतलब देयरफॉर बी ऑफ एक्स 600 माइनस 15x रुपीज़ रिप्रेजेंट लीनियर डिके मतलब कम होना। और आप ऐसे भी बता सकते हो, कभी भी अगर आपको x या किसी और वेरिएबल की पावर 1 दिखे तो वो लीनियर डिके या लीनियर ग्रोथ ही होता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस रन आउट का मतलब है जीरो बैलेंस। और बैलेंस को क्या रिप्रेजेंट करता था? बी ऑफ एक्स। तो बी ऑफ एक्स को जीरो होना है और बी ऑफ एक्स क्या था? 600 माइनस 15x बराबर जीरो। ये अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा और 15 से कर लीजिए डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। और x क्या था? डेज। देखिए बैलेंस रिड्यूस आफ्टर x डेज, इसका मतलब बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। एक लास्ट पार्ट बताया, वो करते हैं। वो लास्ट पार्ट में टेबल बनानी है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। तो लास्ट बस सब क्वेश्चन रह चुका है, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके तब आप फ्री हो जाते हो, तब ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने की कोशिश करना और फिर मैच करना आपके आंसर मेरे आंसरों से मैच हो रहे हैं या नहीं। तो अब हम टेबल बनाने वाले हैं। थर्ड पार्ट है। तो टेबल किस में बनानी है? मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू x, ओके, वेरी फ्रॉम 1 to 10। और ये मैंने लिखा नहीं है कि b ऑफ x को रिप्रेजेंट करे, मतलब x का b ऑफ x से क्या रिलेशन है? b ऑफ x क्या है? बचा हुआ बैलेंस। तो आपको इसके बीच में टेबल बनानी है, ओके। और कितने दिनों के लिए बनानी है? 0 से लेके 10 डेज तक के लिए बनानी है। तो ये हो गई हमारी टेबल। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ डेज। और एक काउंट कब से होंगे नंबर ऑफ डेज? इसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये काउंट होंगे जिस दिन से हमने रिचार्ज कराया है उस दिन से। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रिमेनिंग बैलेंस। और ये रिमेनिंग बैलेंस भी हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा 600 में से घटा के। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे b ऑफ x से। तो चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 0 दिन के एंड में आज ही मैंने रिचार्ज कराया और एक भी दिन नहीं गुजरा, एक भी दिन नहीं बीता। तो 0 दिन के एंड में मेरा बैलेंस कितना रहने वाला है? 600 रुपीज़ ही रहने वाला है। यहाँ पर रुपीज़ में लिखने वाले हैं हम। और एक दिन के एंड में, क्योंकि एक दिन में 15 रुपये कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 585। फिर दूसरे दिन के एंड में फिर से 15 रुपये कम होंगे, इतना बैलेंस बचा था हमारे पास एक दिन के एंड में, 1 डे के एंड में। सेकंड डे के एंड में फिर से 15 रुपये डिडक्ट होंगे, रिड्यूस होंगे, तो इसमें से 15 घटा लीजिए। तीसरे दिन फिर से 15 रुपये कम होने वाला है, तो 15 रुपये कम होंगे, मतलब इसमें से भी 15 घटा लीजिए। 555। उसके बाद चौथे दिन भी 15 रुपये कम होंगे, तो इसमें से भी 15 घटा लीजिए। 540। पाँचवें दिन भी 15 रुपये कम होंगे, 15 रुपये घटा लीजिए। 525। छठे दिन भी 15 रुपये कम होंगे। 510।
हम चेक कैसे करेंगे, ये यहाँ तक हमारी टेबल सही बनी है। देखिए हर दिन 15 रुपये कम हो रहा है, तो फिर 6 दिन में कितने कम हो जाएंगे, 90। और रिचार्ज कितने का था, 600 का था, 600 का बैलेंस था और 90 कम हो गए तो 510 आने चाहिए थे, 510 ही मैंने लिखा है, मतलब यहाँ तक टेबल सही है। अब 7 दिन के एंड में कितने हो जाएंगे, 7 दिन के एंड में फिर से 15 रुपये कम होंगे, 8 दिन के एंड में फिर से 15 रुपये कम होंगे, 9 दिन के एंड में, 9th डे के एंड में कितने बैलेंस बचेगा, फिर से 15 रुपये कम होंगे, 465। और 10वें दिन के एंड में फिर से 15 रुपये कम होंगे, 450। चेक करते हैं कि हमारी टेबल सही बनी है या नहीं। देखिए एक दिन में कम हो रहा है 15 रुपये, तो 10 दिन में कम हो जाएंगे 10 गुना 15, 150 रुपये। और हमारे पास बैलेंस कितने का था, 600 का, तो 600 माइनस 150, 450 जो आ भी रहा है, इसका मतलब हमारी टेबल सही बनी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो सकता है, रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा उन डाउट से रिलेटेड। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, आपको समझ में आए, इसके बावजूद भी आपको खुद से करने चाहिए ब्लैंक पेपर में लिख के, क्योंकि किसी ने क्या करा है वो समझना आसान होता है इसके कंपैरिजन में कि आपको अब क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।